आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं इस वक्त बरेली में मौजूद हूँ और बरेली की सरजमीन हमेशा तहजीब और तमीज़ की रही है। इसी तहजीब और तमीज़ की सरजमीन से लेकर कर डॉक्टर तनवीर अहमद, जिन्होंने अपनी शुरुआती तालीम बरेली से ही हासिल की, अपना MBBS उन्होंने आगरा में मुकम्मल किया, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत थी। इसी की वजह से उन्होंने स्किन में जो है तमाम आधुनिक विधि सीखते हुए वहाँ से आगे बढ़े। उसके बाद वो कन्नौज चले गए और तजुर्बे में इजाफा करने के लिए। कन्नौज अपने आप में शहर है और इत्र की वजह से ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद जब वो सिलसिला आगे बढ़ता है तो बरेली की मिट्टी और तहजीब उन्हें आगे बढ़ाते हुए बरेली खींच लाती है और उन्होंने अपने जो है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में अपने और तजुर्बे में इजाफा करते हुए वहाँ से और आगे बढ़ते हैं। स्किन के लेकर जब हम बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में मौसम के बदलाव की वजह से और तमाम वजहों से लगातार डिजीज़ बढ़ती जा रही है। साथ ही बालों का गिरना और भी तमाम चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आधुनिक विधि उसके बारे में भी जानने की कोशिश है, किस तरह से इजाफा किया जा सकता है, किस तरह से बचाया जा सकता है। खान पान की बात करेंगे जिससे हमारे हार्मोन्स और हार्मोन्स से स्किन और बालों पे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। मैं इंट्रोडक्शन और उर्दू में बोले तो तारुफ मैंने आपका दिया है, इजाफा अगर कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उसके बाद विषय पर एक्चुअली स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग थी अप टू 12 वो मेरा बरेली से ही था, GRM से था। उसके बाद फर्दर MBBS, उसके बाद स्किन में स्पेशलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आगरा से थे। उसके बाद कन्नौज में एसआरशिप की, रोहिलखंड में एसआरशिप की। उसके बाद अब मेरा यहाँ पे क्लिनिक है, उसके बाद अब चल रहा है। हम शुरुआत करेंगे बालों से। बाल बड़ा इंसान के वजूद को खूबसूरत बना देते हैं, बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। बालों की डिजीज़ बढ़ रही है लगातार। पहले ही कहा जाता कि जो अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स उससे हो जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं नौजवानों में प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या वजह मानते हैं आप उसकी? देखिए, एक तो स्ट्रेस है जो बहुत कॉमन वजह है, दूसरा डाइट प्लान भी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, ठीक है, और टेंशन है बहुत सारी जो आजकल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है सराउंडिंग्स में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो एक स्ट्रेस इंड्यूस करता है। लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, वो भी एक फैक्टर एड ऑन हो जाता है जो हमें अननेसेसरी हेयर रिडक्शन का कॉज बन रहा है, ठीक है। और बाकी वेदर चेंज होता है, उसमें तो हेयर फॉल होता ही होता है। अगर थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, सपोज 8, 10, 20 अप टू 50 ईयर्स तो नॉर्मल, उससे ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। तो जेनेटिक कॉज भी होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। स्ट्रेस बहुत मेन कॉज होता है, टेंशन की वजह से। पहले ये कहा जाता था कि भाई बाल गिर गए आपके, उसके बाद जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, यही एक तरीका बाकी था। अब जो है आधुनिक विधि है, PRP विधि जो अब जिक्र हुआ, अभी बातचीत हुई और हमने लगातार इसके बारे में स्टडी करी, किस तरह की विधि है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोगों में कॉस्ट को लेकर भी एक बड़ी गलतफहमी होती है, मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें, किस तरह से इस्तेमाल होता है, कितनी देर में फ़ायदा हो जाता है, कितने दिनों में फ़ायदा हो जाता है, इन तमाम चीज़ों पर। देखिए, PRP विधि जो होती है हेयर ट्रांसप्लांट का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है, बहुत कॉस्टली नहीं है। 20 to 25 मिनट का प्रोसीजर बहुत कॉस्टली नहीं है। हार्डली हर एक सिटी के हिसाब से कम कॉस्ट अपनी वैरी करती है। जैसे बरेली में किसी ने 30,000 में कोई करता है पर सेटिंग, कोई 5,000 में कर रहा है, तो डिपेंड करता है किस डॉक्टर से आप करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली पड़ता है, बरेली सिटी में भी कॉस्टली है, अदर सिटीज़ में कॉस्टली है। PRP बेसिकली होता क्या है, उसमें हम अपना 10 ml या 8 ml जो भी ब्लड होता है उसे लेते हैं, उससे हम प्लेटलेट प्लाज्मा तैयार करते हैं, इंसुलिन सिरिंज के माध्यम से स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करते हैं PRP, ठीक है। उसकी सेटिंग्स होती है, महीने में एक बार होती है, 21 दिन में एक बार होती है। इसका रिजल्ट हमें 3-4 सेटिंग कम से कम कराने के बाद 5 सेटिंग के बाद आता है। इसको हम अपनी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके साथ कराते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत लाभ होता है। हेयर ग्रोथ बढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट होती है, वो ग्रोथ बढ़ाती है हेयर्स की। आपके जो हेयर फॉल होते हैं इसका रिडक्शन कम होता है। अदर कॉज होते हैं आपके जो हेयर्स के वाइटनिंग्स होते हैं उनको भी प्रॉपर करती है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होता है। हम जो इनटेक करते हैं वो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड होता है सब, उसके अलावा हम एडिशनल न्यूट्रिशन स्कैल्प में देते हैं, डायरेक्ट स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करा जाता है। ऊपर टॉपिकल नहीं रहता है, इंसुलिन सिरिंज के माध्यम से अंदर स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि वो हेयर के रूट्स तक पहुँच सके और वहाँ से रूट से ग्रोथ आए। इसलिए PRP बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है हेयर ट्रांसप्लांट। काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, लोगों को बहुत करा रहे हैं। आज के टाइम का बहुत ज़्यादा आधुनिक विधि है, लोग बहुत करा रहे हैं क्योंकि कम कॉस्ट में ईजिली हो जाता है, पेनलेस है, ब्लडलेस है, बहुत ईजी हो जाता है। मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। स्किन की हम बात करते हैं, बहुत सारे स्किन की बातें होती हैं और बहुत सारे गाने भी बने हैं एक दौर में, उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा।
स्किन बहुत ज़रूरी है और हर इंसान उसको बचाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए तमाम उपाय कर रहा है। क्या वजह है स्किन की डिजीज़ बढ़ रही हैं, मुहासे और जो तमाम चीज़ें, दाग धब्बे और तमाम चीज़ें, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है? और भी बहुत सारी हैं, रंग का और भी, रंग को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्या वजह समझते हैं? हार्मोन्स का कितना रोल है, खान पान का क्या रोल है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, डिजीज होती है दानों की, जैसे एक्ने की होती है, उसमें हार्मोन्स का अच्छा खासा रोल है, ठीक है। अदरवाइज आपकी स्किन टाइप भी डिपेंड करता है, हार्मोन्स का तो है डिपेंड, रोल करता ही करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एज बाद ज़्यादातर थोड़े बहुत नॉर्मल आ ही जाते हैं, काफ़ी बड़ी की रहती है, क्योंकि हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, कोई नॉर्मल, तो उसकी वजह से दाने आते हैं। बट उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस, फिर हर एक बंदे को अपना स्ट्रेस आता है कि अब मुझे दाने हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल, सबको स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस क्या है, ये एक और बढ़ा देता है एक लेवल इस चीज़ को। तो हार्मोन बढ़ना, एक्ने आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है, आप ट्रीटमेंट कराइए। बट लोग अनड्यू प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, उससे चीज़ और बढ़ जाती है और गलत हो जाती है। फिर लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाके मेडिकल स्टोर से इधर उधर से गलत दवाइयाँ ले लेते हैं। कुछ दिन तो रिलीफ पहुँचाता है, लेकिन फिर आपको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं दाने वगैरह। तो ये सब नुकसान करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरी बात आई, जैसे आपने बताया पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन मेनली जो फीमेल्स को होता है वो मिलास्मा होता है, ठीक है। वो प्रेगनेंसी में थोड़ा बढ़ जाता है पिगमेंटेशन। उसमें भी यही है कि वो लोग क्या करते हैं, अपना जल्दी रिलीफ मिल जाएगी कि बहुत जल्दी हमारा फेज जो क्लियर हो जाए, उसके लिए वो अनड्यू प्रेशर लेके अपना थोड़ी बहुत क्रीम लगा ली, जो भी मिला उन्हें लगा लिया, किसी ने मतलब होता नहीं सजेस्ट किया, कुछ भी लगा लिया, तो उससे क्या उनकी स्किन पतली हो जाती, थिन हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो सन एक्सपोजर में जाती है, उनकी स्किन दिक्कत करती है, रेडनेस कॉज करती है, लालपन आ जाता है। और नो डाउट हार्मोन अप्रैल जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो उसमें और ज़्यादा ये क्लियरली दिखने लगता है। तो बेसिकली ये कि आप एक सही सा ट्रीटमेंट लें तो सब कंट्रोल हो जाता है, सब सही हो जाता है। लेकिन अगर आप गलत ट्रीटमेंट लेते हैं या गलत चीज़ करते हैं तो वो चीज़ और एडवर्स करती है, नुकसान ही पहुँचाती है, फायदा नहीं पहुँचाती, इनमें से और बढ़ जाता है। आपने पूरी वजह बताई कि किस तरह से स्किन की प्रॉब्लम बढ़े। अब हम इलाज की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आधुनिक तकनीक आप लोग सीख के आए हैं, किस तरह से इलाज मुहैया करा पा रहे हैं? देखिए, अब दानों का है, ठीक है, हमने एक्ने का है, एक्ने में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो अपना चल ही रहा है, साथ में आपने ओरल खाया, टॉपिकल लगाया, जो सब चल रहा है। साथ में इसमें केमिकल पीलिंग होती है, सब लोग नहीं करते, बट कुछ जो नया एडवांस प्रोसीजर है उसमें केमिकल पीलिंग होती है। उसमें केमिकल पीलिंग जब हम करते हैं उससे और अच्छा रिजल्ट आता है और जल्दी सही हो जाते हैं, बेटर रिजल्ट। पिगमेंटेशन है, एक्ने के बाद पिगमेंटेशन होता है, ज़्यादातर सबको होता है, उसमें भी पीलिंग होती है। या फिर आपके अगर गड्ढे पड़ जाते हैं, एक्ने स्कार हो जाते हैं, जिसमें गड्ढे हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को देखा होता है जो बहुत पुराना ट्रीटमेंट नहीं लेते सही है, तो उसमें हम माइक्रो नीडलिंग कर लेते हैं, डर्मा एब्रेजन कर लेते हैं, या फिर हम PRP भी कर सकते हैं, ठीक है, नीडल से रिवाइज भी कर सकते हैं, रीजन भी होता है। तो ये सारी प्रोसीजर रहती है गड्ढों के लिए, ठीक है। TCA क्रॉस भी कर लेते हैं केमिकल वगैरह लगा के। बाकी पिगमेंटेशन रहता है, मिलास्मा में भी हम केमिकल पीलिंग कर लेते हैं, उसमें भी अलग आती है, पील्स आती हैं, तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब बात रहती है कि कभी कभी गड्ढों के लिए बहुत पेशेंट परेशान हो जाता है कि हम क्या करें डॉक्टर साहब, हमें केमिकल पील से रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमने सब कुछ करा लिया, नहीं रिजल्ट मिल, तब हम फिर लेज़र पर चले जाते हैं। रिजल्ट से हमें लेज़र प्रोसीजर से अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं। आपने ये कहा कि लेज़र से एक बड़ा फ़ायदा होता, लेज़र विधि आखिर है क्या? थोड़ा सा चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें और किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। देखिए, लेज़र विधि आज के टाइम की सबसे मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके जैसे फ्रैक्टल्स हो गए, नहीं तिल हो गए, मुहासे हो गए, इन सबको निकालने के लिए लेज़र जो है एडवांस टेक्निक आती है। पहले हम केमिकल से करते थे ये सब, अब लेज़र से करते हैं। उसमें क्या एक्यूरेसी अच्छी है, जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, साइड इफेक्ट बहुत कम है। नो डाउट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट अच्छा प्रोसीजर है। थोड़ा सा लेज़र की क्या अलग अलग प्रकार हैं, यानी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, अगर कुछ किया गया तो उस पर भी थोड़ा। देखिए, लेज़र अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे अगर मिलास्मा पिगमेंटेशन है उसके लिए हमारा अलग टाइप के लेज़र्स आते हैं, ठीक है। अगर हमने सपोज के लिए गड्ढे होते हैं, गड्ढे हो गए एक्ने के बाद, उनके लिए अलग अलग लेज़र होते हैं। फ्रैक्चर्स हो गए, उनके लिए अलग लेज़र होते हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन के अलग, ग्लो के लिए अलग, और हमारे अगर सपोज करिए मुहासे हो गए, मस्से हो गए, उन्हें काटने के लिए नज़र आते हैं, इलेक्ट्रोकॉर्टिक मशीन आती है, लेज़र मशीन आती है, तो सिर्फ अलग अलग लेज़र होते हैं। उसमें जो है सबको बाहर से लगता है एक ही लेज़र है, लेकिन सारे काम एक ही लेज़र नहीं होते, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेज़र आता है, तो उससे इस्तेमाल करके हमें लेज़र मशीन का इस्तेमाल करके करा जाता है। अब हमने तमाम विषयों पर बात कर ली, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो किस तरह का मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं बरेली की जनता को, खासतौर पर स्किन को लेकर? देखिए, बरेली की आवाम में अभी भी लेज़र विधि आ गई, सब कुछ एडवांसमेंट हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अभी भी लोग जहाँ चूक कर रहे हैं वहाँ ये करते हैं कि
अब उसके पीछे क्या रीज़न है ये तो अब हम ही बता सकती है। किसी को दाद हुआ, खुजली आज भी बहुत कॉमन हो रही है लोगों में, उसके लिए वो बढ़ जाती है। लोगों के पूरे शरीर पे दाद हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। आपने थोड़ा बहुत हुआ मेडिकल स्टोर से दवा ले ली, कहीं जाके किसी से इंजेक्शन लगवा लिया, ये स्टेरॉइड की गोली खा ली, तो वो चीज़ें बढ़ा देती हैं। आपको क्या करना है कि ये सब नहीं करना। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप पहली चांस में स्पेशलिस्ट को दिखाइए जो आपको सही कर सके। जितनी जल्दी आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लेंगे, सही सलाह मशवरा लेंगे, सही कराएंगे, उतनी जल्दी सही होने का और उतना कम बढ़ने का चांस है। अगर आपने गलत इलाज कराया, आपने गलत दवा ले ली, तो वो आपको बढ़ाएगा ही, फ़ायदा नहीं देगा। आपको लगेगा कि नहीं हमें 1 दिन में 2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा, कि हमको आज सही हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। वो कुछ वक्त के लिए तो दबाता है, फिर बढ़ाता है, क्योंकि वो सब क्रीम में या दवाओं में स्टेरॉइड होता है जो आपको थोड़े वक्त के लिए आराम देता है, ख़त्म नहीं करता। ख़त्म तो आप जब प्रॉपर ट्रीटमेंट एक गाइडलाइन के अनुसार करेंगे तभी दवाई। लगातार आपसे हमारी विषय पर बात हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई पर बात हो गई, आपके रहन सहन पे हो गई, आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं स्किल को लेकर उस पर बात हो गई। ज़िंदगी में दूसरा एक हिस्सा ये भी होता है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी एक पार्ट है अपनी ज़िंदगी का। तो मैं चाहता हूँ उस पर अगर रोशनी कुछ डालना चाहें। देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली जो मेरा खुद का पर्सनल सोचना है वो ये कि हम लोग अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चीज़ है एंटरटेनमेंट के लिए कि आप स्पोर्ट्स खेलें, जितना ज़्यादा खेल सकते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन होते हैं, वॉलीबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, इन सब में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। एक और मुहिम का हिस्सा आप बने, ये बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद के हकदार हैं। मुफ्ती आजम चैरिटेबल क्लिनिक का मुहिम का हिस्सा बने, हर सैटरडे को आप अपना समय देंगे। किस तरह से इस तरह की मुहिम को देखते हैं और इस तरह से की मुहिम आगे भी और लोगों में इजाफा हो, हर जगह हो, कुछ इस तरफ आप पैगाम अगर देना चाहें? देखिए, बेसिकली एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो एक फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन्हें फ्री में देखा जाता है, फ्री में इलाज मुहैया कराया जाता है। अगर कोई दवा बहुत कॉस्टली है तो उसका भी बंदोबस्त किया जाता है। तो क्या इससे जो एक तबका गरीब हो जाता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके लिए हेल्प हो जाती है, ठीक है। और वो डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि पैसे का अभाव है, आप समझते हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें एक नहीं सभी लोग जुड़ गए। तो मैं भी जुड़ा हूँ, हर सैटरडे जाता हूँ, 10 से 11 लोगों को अपनी सेवा दे रहा हूँ। जितना लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं उतना अच्छा है। मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इस बहाने कुछ आवाम की मदद कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, ईश्वर आपको ऐसी तरक्की करे, तरक्की दे, आप बरेली का नाम रोशन करें। तो हमारे साथ थे डॉक्टर तनवीर अहमद साहब, जिन्होंने बेहद कम उम्र में तमाम मुकाम हासिल किए हैं। बरेली से सफ़र शुरू हुआ, आगरा पहुंचा और आगरा से कन्नौज, और कन्नौज से फिर बरेली वापस आया और बरेली में लगातार उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने मिनी बाईपास पर अपनी इलाहाबाद बैंक के ठीक बराबर अपनी क्लिनिक का आगाज़ किया है और यहाँ पर जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लमों को देख रहे हैं। नई आधुनिक तकनीक के ज़रिए से लगातार लोगों को सहूलियत प्रदान कर रहे हैं, यकीनन बड़ी बात है। और साथ में इंसानियत के लिए भी काम कर रहे हैं। चैरिटेबल क्लिनिक, मुफ्ती आजम क्लिनिक, उस पर भी अपना समय दे रहे हैं, जो और अच्छी बात है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ में समीर अब्बास, कैमरा मैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।